Assalamualaikum students, my name is Azan from Afar. Today we are going to do the activity number 5, class 7, subject science on page number 33. Draw the graph of energy change in the process of conversion of ice into steam. हमने ग्राफ ड्रा करना है जिसमें एनर्जी कन्वर्जन और उसके बाद हमें ये बताना है कि किस जगह पे हम आइस को मेल्ट करवा के स्टीम बना सकते हैं। तो कोई भी ग्राफ होता है उसमें 2 एक्सिस होते हैं, एक होता है एक्स एक्सिस और एक होता है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के ऊपर हमने टेम्परेचर लिखा हुआ है और एक्स एक्सिस के ऊपर हमने क्या लिखा हुआ है, हीट। आप देखें हमने कहाँ पे जाना है, हम सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से हमने किस में जाना है, गैसेस यानी कि स्टीम में जाना है। तो जस्ट हमने ग्राफ को शो करवाना है। हमारे पास आइस है, मीन्स आपको पता है कि जब 0 सेल्सियस पे टेम्परेचर होगा तो वो आइस होगी। जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो वो सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। इस स्टेज पे वो क्या हो रही है, मेल्टिंग। क्या हो रही है, मेल्टिंग। वो लिक्विड बन चुका है। लिक्विड बनने के बाद अगर हम मजीद उसका टेम्परेचर रेज करेंगे, मीन्स हमें पता है कि ये आइस है, तो आइस किससे मिलकर बनी है, वाटर से मिलकर बनी है। और हमें ये भी पता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 सेल्सियस। तो हमें टेम्परेचर को कहाँ तक इंक्रीज करना है, 100 सेल्सियस तक। तो जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करके 100 सेल्सियस तक ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आइस मेल्ट होकर लिक्विड बनने के बाद किस में चेंज हो जाएगी, गैसेस में चेंज हो जाएगी, जो कि क्या बन जाएगी, स्टीम बन जाएगी। और हमने इस ग्राफ में यही शो करवाना था कि इसमें बेसिकली एनर्जी भी कन्वर्ट हो रही है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, और बेसिकली क्या चीज चेंज हो रही है, आइस स्टीम में चेंज हो रही है। तो एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉयड नहीं होती। एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन टू अनदर फॉर्म। और इसीलिए हम ये बताना चाहते हैं कि आइस जो है वो मेल्ट होगी और कितने टेम्परेचर के ऊपर वो स्टीम बनेगी, तो वो हमने ग्राफ में शो करवा दिया। इस पॉइंट के ऊपर आप देख सकते हैं कि 100 है, और हमें ये पता है कि आइस का बॉइलिंग पॉइंट या वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 सेल्सियस। इस वजह से हम इसको यहाँ तक ले गए। अगर कोई और मटेरियल होता, कोई और लिक्विड होता, हमारे पास लिटरेचर में हर लिक्विड का मेल्टिंग पॉइंट होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो हमें पता है कि जो हम वाटर है, वाटर को बॉयल करेंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 सेल्सियस है। तो इस वजह से वहां पे क्या बनेंगे, वेपर्स बनेंगे और स्टीम बनेगी। तो हमने इसकी कन्वर्जन को ऐसे देखना है और इस ग्राफ में हम ये शो करवा रहे हैं। Assalamualaikum class. Today we discuss the activity number 6 of class 7. Draw the diagram of the lungs and also write some important function of the lungs. Firstly, we'll discuss the diagram of the lungs. In respiratory system, the lungs are present. तो respiratory system में nose से लेकर आपके lungs का जो पूरा structure होता है वो involve होता है। हम start करेंगे nose से। अगर आप nose में देखें तो nose जो है वो inhale करता है air, और वो air जिसके अंदर क्या present होती है, oxygen। फिर ये जो tube है ये extend करती है the pharynx, और pharynx is a common opening for both the food and the air। फिर वो एक्सटेंड करती है ट्रैकिया में, और ट्रैकिया को वेंट पाइप भी कहते हैं। वेंट पाइप के बाद जो है, क्योंकि यू हैव 2 लंग्स लेफ्ट एंड राइट, देन तो फिर जो ट्रैकिया है वो डिवाइड होता है 2 ट्यूब्स के अंदर, जिन्हें हम कहते हैं ब्रोंकस। देन इट्स डिवाइडेड इनटू द लंग्स इन अ फर्दर ट्यूब लाइक सेक्शन, जैसे कि हमारे पास जो कहलाते हैं ब्रोंकियोल्स। ठीक है। अब अगर हम इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है कि जो ब्रोंकियोल्स हैं फर्दर, क्योंकि ब्रोंकियोल्स एक नहीं है, इट्स जस्ट लाइक अ बंच ऑफ द ग्रेव्स। और इसके फर्दर जो है एल्वोलाई सैक होते हैं, जिनमें एल्वोलाई प्रेजेंट होते हैं, और एल्वोलाई को कवर किया होता है ब्लड कैपिलरीज से। और यही वो एरिया है जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं। ठीक है। लेकिन क्योंकि हमारा टॉपिक सिर्फ डायग्राम था लंग्स का, तो हमने लंग्स की डायग्राम को डिस्कस किया। और अब हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास फंक्शन क्या है लंग्स के। तो हमारे पास लंग्स के फंक्शन है 3। वन इज़ अ ब्रीदिंग, द अदर इज़ अ ऑक्सीजन एक्सचेंज, एंड द थर्ड वन इज़ अ कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल, एंड फोर्थ इज़ अ स्पीच एंड वोकलाइजेशन। इन ब्रीदिंग हम क्या करते हैं, टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड रिमूव द कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन एक्सचेंज की बात करें तो आपको मैंने अभी बताया है कि जो एल्वोलाई वाला एरिया होता है वहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं। तो क्योंकि जो एयर आप इनहेल करते हो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन। तो वो ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में मूव करती है कैपिलरीज के थ्रू, और फिर वो पूरी बॉडी में ट्रैवल करती है, और फिर पूरी बॉडी अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करती है। नाउ द थर्ड वन इज़ द कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल। कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल में लंग्स जो हैं वो एज अ वेस्ट गैस जो है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है, वो रिमूव करते हैं, और आप जब एक्सहेल आउट करते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर मूव करती है।
नाउ फोर्थ वन इज स्पीच एंड द वोकलाइजेशन। तो जब एयर इनर मूव करती है थ्रू द ट्रैकिया, तो इससे पहले जो फेरिंक्स वाला एरिया है, तो फेरिंक्स और ट्रैकिया के नीचे जो है वो क्या प्रेजेंट होता है, वोकल कॉर्ड्स। तो जब एयर उसके साथ स्ट्राइक करती है तो वो वाइब्रेट करता है और उसकी वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। एक्टिविटी नंबर 7, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द ब्रीथ इन एंड द ब्रीथ आउट। हम ब्रीथ इन को कहते हैं इनहेलेशन और ब्रीथ आउट को कहते हैं एक्सहेलेशन। तो हम डिस्कस करेंगे डायग्राम के थ्रू कि इनहेलेशन क्या होती है, यानी ब्रीथ इन क्या होता है और ब्रीथ आउट क्या होता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे द ब्रीथ इन, जिसको आप इनहेलेशन कहते हैं। तो ब्रीथ इन में एयर इनर मूव करती है एंड ब्रीथ आउट में एयर जो है वो आउटसाइड मूव करती है। अब हम इसको डिस्कस करने से पहले दो बातें डिस्कस करते हैं। वन इज द डायफ्राम एंड द अदर इज अ इंटरकोस्टल मसल्स। डायफ्राम की बात करें तो डायफ्राम जो है वो लंग्स के नीचे वाले एरिया में प्रेजेंट होता है, विच इज़ अ डोम शेप। ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जब एयर इनरली मूव होनी होती है तब उस दौरान क्या होता है, यानी एयर ने इनरली मूव करना है, यानी आपने इनहेल करना है, तो डायफ्राम कंट्रैक्ट होगा और जब वो कंट्रैक्ट होगा तो वो डाउनवर्ड मूव करेगा। उसी दौरान जो आपके रिब केज उसके अंदर जो मसल्स नोन एज द इंटरकोस्टल मसल्स वो कंट्रैक्ट होकर रेज अप हो जाएंगे। डायफ्राम नीचे हो जाएगा और मसल्स जो आपके रिब के मसल हैं वो रेज अप हो जाएंगे। इस दौरान जो चेस्ट के अंदर कैविटी है वो क्रिएट हो जाएगी और जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन एयर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। एयर प्रेशर कम होगा तो एयर बाहर से अंदर रश करेगी टू इक्वलाइज द प्रेशर। इसी तरीके से आप उस एयर के अंदर मौजूद ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, फिर वो एल्वोलाई के थ्रू आपके ब्लड में पास होकर पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाती है। नाउ वी डिस्कस द ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन जैसा है बिल्कुल ऑपोजिटली ब्रीथ आउट है। ब्रीथ आउट में भी डायफ्राम और इसी तरह रिब मसल्स जो इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं वो शामिल हैं, ठीक है। अगर हम डिस्कस करते हैं द ब्रीथ आउट को, तो ब्रीथ आउट में बिल्कुल सिमिलर टू द ब्रीथ इन। जैसे डायफ्राम यहाँ कंट्रैक्ट किया तो यहाँ डायफ्राम क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। यहाँ इंटरकोस्टल मसल ने क्या किया था, यहाँ पर क्या किया था, मैंने कंट्रैक्ट किया था, यहाँ पे वो रिलैक्स करेंगे और डाउनवर्ड मूव करेंगे। तो जो चेस्ट कैविटी है वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। यहाँ तो चेस्ट कैविटी क्रिएट हुई थी ना, लेकिन यहाँ कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। और जो प्रेशर है वो मैक्सिमम होगा और वॉल्यूम कम होगा। इस वजह से प्रेशर को नॉर्मलाइज करने के लिए आप ब्रीथ आउट करोगे और जो एयर है जो वो एक्सचेंज हुई, जिसने कार्बन डाइऑक्साइड ली है आपके एल्वोलाई से, वो ब्रीथ आउट होकर आपकी ट्रैकिया के थ्रू आपके नोज से जो है वो एक्सहेल आउट हो जाएगी। एक्टिविटी नंबर 8 क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस ऑन पेज नंबर 36। इस एक्टिविटी में हमने क्या करना है, हमने कन्वर्जन करनी है, टेम्परेचर स्केल्स की कन्वर्जन एक स्केल से दूसरे स्केल में। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि व्हाट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। मीन्स टेम्परेचर हमें डिग्री बताता है हॉटनेस एंड कोल्डनेस की। मीन्स अगर सर्दी होती है तो हमें पता चल जाता है ये इतने डिग्री सेंटीग्रेड है हमारे पास टेम्परेचर। अगर गर्मी होती है तो उसकी भी हमें डिग्री से पता चलता है कि टेम्परेचर कितना है, कम है या ज़्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्मल ह्यूमन बॉडी की मैं बात करूं तो उसका टेम्परेचर होता है 37 सेल्सियस, या उसको आप सेंटीग्रेड भी कह सकते हैं। तो अगर 37 सेंटीग्रेड से टेम्परेचर अप होता है तो हमें गर्मी लगती है, उससे कम होता है तो हमें सर्दी लगती है। तो मीन्स डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। टेम्परेचर के 3 यूनिट्स हैं। टेम्परेचर का बेस यूनिट होता है केल्विन, उसके बाद उसका डिराइव्ड यूनिट सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट होता है। 3 यूनिट्स होते हैं टेम्परेचर के, केल्विन, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। मोस्टली तौर पे आपने ऑब्जर्व किया होगा जो थर्मामीटर होता है उसके ऊपर कौन सा स्केल लिखा होता है, फ़ारेनहाइट। और नॉर्मली तौर पे हम जब ले रहे होते हैं टेम्परेचर वो सेल्सियस में ले रहे होते हैं। एनीवेज आप किसी भी स्केल में ले सकते हैं टेम्परेचर, लेकिन आज हम सीखेंगे कि हम टेम्परेचर के स्केल्स की एक दूसरे से कन्वर्जन कैसे करते हैं, एक स्केल से दूसरे स्केल में हम कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं, तो हम आज सीखेंगे। सबसे पहले अगर आप देखें तो उसने हमें बताया है कि अगर आपके पास टेम्परेचर केल्विन में है या सेल्सियस में है, उसको केल्विन में कैसे चेंज करोगे, तो आप सेल्सियस का टेम्परेचर में +273 कर दोगे। जैसे फॉर एग्जांपल 200 सेल्सियस है, इसको केल्विन में चेंज करना है तो आपने क्या करना है 200 + 273।
इसमें ऐड करेंगे तो 473 केल्विन आ जाएगा। अगर यहाँ पे कोई भी नंबर हो, 0 हो या कोई भी नंबर हो, अगर आपने उसको किस में चेंज करना है, केल्विन में चेंज करना है, तो आपने क्या करना है, प्लस 273। ये फार्मूला है इसका, ये स्टूडेंट्स आपने याद रखना होगा। आगे देखें 273 केल्विन इनटू सेल्सियस। अब हमने इसका अपोजिट करना है, केल्विन से सेल्सियस में जाना है। पहले हमने सेल्सियस से केल्विन में जाना था, अब हमने केल्विन से सेल्सियस में जाना है। तो अगर केल्विन से सेल्सियस में जाना है तो हमने क्या करना है, माइनस 273। अगर सेल्सियस टू केल्विन में जाना है तो प्लस 273, अगर केल्विन टू सेल्सियस में जाना है तो क्या करना है, माइनस 273। तो 273 में से 273 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0 सेल्सियस। देन अगर हम 273 सेल्सियस को देखेंगे, केल्विन में करेंगे तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, प्लस 273, क्योंकि ये सेल्सियस टू केल्विन जा रहे हैं। उसके बाद अगर हम केल्विन टू सेल्सियस जाएंगे तो 373 केल्विन है, इसको सेल्सियस में चेंज करना है तो माइनस 273 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 100 केल्विन। अगर माइनस 200 सेल्सियस है, इसको हम केल्विन में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, प्लस 273, जो कि क्या आएगा, 73 केल्विन। थैंक यू स्टूडेंट्स। इस एक्टिविटी में हमने ये सीखा कि हमने टेम्परेचर की कन्वर्जन कैसे करनी है, लेकिन दो स्केल टेम्परेचर के, कौन कौन से, सेल्सियस एंड केल्विन, इनकी आपस में कन्वर्जन कैसे हो सकती है, ये आज हमने सीखा है। एक्टिविटी नंबर 9 के बारे में बात करेंगे। इस एक्टिविटी में आपको डिफरेंट एलिमेंट्स की पिक्चर्स दिखाई गई हैं, ठीक है, और इन पिक्चर्स से आपने देखते हुए नेम ऑफ एलिमेंट बताना है और उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, एटलीस्ट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। और आपको मैक्सिमम यहाँ पे 4 कॉलम्स हैं, यानी मिनिमम 2 और मैक्सिमम 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आप बता सकते हैं उस एलिमेंट की। तो सबसे पहले आप देखें, आपके पास पिक्चर है एलिमेंट मरकरी की, ठीक है। सो आपने नेम ऑफ एलिमेंट लिख दिया मरकरी, और उसके बाद आपने कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है, जैसे यहाँ पे आपको 2 नज़र आ रही हैं, कलरलेस एंड वोलेटाइल। इसके अलावा मरकरी ऑर्डरलेस भी होता है, यानी उसकी कोई खुशबू नहीं होती। वोलेटाइल का बच्चों मतलब ये है कि वो इजीली इवापोरेट हो जाता है, थोड़े टेम्परेचर पे भी वो इवापोरेट हो जाता है, लिक्विड स्टेट में रहता है। उसके बाद आपके पास सेकंड जो पिक्चर है, देखें ये कॉपर की है, कॉपर आपने लिख दिया। उसके बाद आपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है, जैसे ये कंडक्टर है, इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके साथ साथ ये मेलेबल है, ये डक्टाइल है। मेलेबल का मतलब कि ये आसानी से इसको हम डिफरेंट शेप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसके साथ साथ ये डक्टाइल भी है, यानी हम इसको वायर्स की फॉर्म में भी शेप कर सकते हैं, इसकी हम लंबी लंबी तारें बना सकते हैं। अब ये जो तारें हैं जो आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स हैं, ये सारी कॉपर की बनी होती हैं, तो इसलिए आपकी जो भी है आपके घर में जितनी वायर्स हैं वो सारी क्योंकि कॉपर की बनी है, तो आप कह सकते हैं कि ये डक्टाइल है। सो ये गुड कंडक्टर है, हार्ड मेटल होता है, और इसके साथ साथ ये मेलेबल और डक्टाइल है। इसी तरह देखिए आपके पास है गोल्ड की पिक्चर, तो आप गोल्ड लिख देंगे, ये भी डक्टाइल है। हम जितनी भी ज्वेलरी बनाते हैं ये वायर्स की फॉर्म में भी इसको कन्वर्ट करते हैं, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि गोल्ड डक्टाइल है। इसी तरह गोल्ड मेलेबल है, इसको डिफरेंट शेप्स में, डिफरेंट ज्वेलरी की फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, और साथ साथ इसका येलो कलर होता है, ठीक है। और ये जो है आपने इसी तरह सारी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देनी है, मेंशन कर देनी है। इसी तरह आपके पास ये देखें, आपके पास पिक्चर है सल्फ़र की, तो आपने एलिमेंट लिख दिया सल्फ़र, और इसी तरह सल्फ़र जो है वो इंसुलेटर है, नॉन कंडक्टर, यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को गुजरने नहीं देता, तो ये इंसुलेटर है, नॉन मेटल है, सॉफ्ट होता है, और ये इनसॉल्युबल होता है वाटर में। आपने कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है इसकी। उसके बाद देखिए आपके पास पिक्चर है लेड की। लेड एक सॉफ्ट मेटल है, आप लिख सकते हैं इट इज़ अ मेटल, ये सॉफ्ट है, गुड कंडक्टर है, कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, और इसके साथ साथ ये मेलेबल भी है और डक्टाइल भी है। सिमिलरली लास्ट आपके पास पिक्चर है, तो आप देखें ये सिल्वर है, और सिल्वर गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, हीट का, और सॉफ्ट मेटल है और डक्टाइल भी है। बच्चों ऑलवेज रिमेंबर अल्लाह हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। Number 10, class 7, subject science, on page number 39. Define the following terms. Give one example from your daily life for each of them. हमारे पास कुछ
डेफिनेशंस हैं, जैसे कि मेल्टिंग, एवापोरेशन, कंडेंसेशन एंड फ्रीजिंग। ये डिफरेंट आपके पास डेफिनेशंस बतानी है, ये क्या होती हैं और इनकी एग्जांपल्स देनी है। तो सबसे पहले अगर हम मेल्टिंग को डिफाइन करें कि मेल्टिंग क्या चीज़ होती है, द प्रोसेस बाय विच अ सब्सटेंस चेंज फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट। ऐसा प्रोसेस जिसमें एक सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास आइस है, जब आइस को कुछ भी हीट मिलती है तो वो किस में चेंज हो जाती है, वाटर में चेंज हो जाती है। तो आइस क्या थी, सॉलिड, वो किस में चेंज हो रही है, वाटर में। तो वाटर क्या है, लिक्विड। तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो जाना, वो कौन सी स्टेट, सॉलिड टू लिक्विड, वो क्या कहलाता है, मेल्टिंग। एवापोरेशन की बात करें, द प्रोसेस ऑफ टर्निंग फ्रॉम लिक्विड इनटू वेपर्स। ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लिक्विड से किस में चेंज हो जाएं, वेपर्स में चेंज हो जाएं। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर है, वाटर्स के वेपर्स कब बनते हैं, जब हम उसका टेम्परेचर कहाँ तक ले जाते हैं, 100 सेल्सियस तक। वाटर बॉयल कब होता है, 100 सेल्सियस पे होता है। तो जब हम 100 सेल्सियस तक टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो वाटर के वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एवापोरेशन। क्या कहते हैं, एवापोरेशन। आगे हम आते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन द प्रोसेस वेयर वाटर वेपर्स बिकम्स लिक्विड। ऐसा प्रोसेस जिसमें वाटर वेपर्स क्या हो जाएं, लिक्विड्स में चेंज हो जाएं। अपोजिट प्रोसेस है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये डेली लाइफ में ऑब्जर्व किया होगा कंडेंसेशन, कि ड्यू ऑन ग्रास, ग्रास के ऊपर आपको ड्यू नजर आता है, ये कंडेंसेशन की एग्जांपल है। एक फॉगी मिरर आपको नजर आता है जिसके ऊपर ऐसे फॉग के ड्रॉपलेट्स होते हैं, वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं, ये भी बेसिकली आपके पास क्या है, कंडेंसेशन है। एंड देन आपने बहुत ऑब्जर्व किया होगा डेली लाइफ में, आप एक कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो उसके बाहर जो ड्रॉपलेट्स लगे होते हैं वाटर के, वो किस वजह से आते हैं, वो कौन सा प्रोसेस होता है, कंडेंसेशन होता है। वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटसाइड ऑफ योर कोल्ड ड्रिंक। थर्ड एंड लास्ट जो डी पार्ट है वो आपके पास क्या है, फ्रीजिंग, टू कन्वर्ट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड बाय कोल्ड। लाइक ये तो आप डेली लाइफ में घर में भी करते हैं कि ऐसा प्रोसेस जिसमें आप लिक्विड से सॉलिड में किसी चीज को चेंज करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग। जैसे कि फ्रिज के अंदर आप लोग वाटर रखते हैं और वाटर जो है वो आपका क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, आइस बन जाती है। तो वाटर लिक्विड होता है और वो किस में चेंज हो जाता है, सॉलिड आइस में। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग। थैंक यू स्टूडेंट्स। इस एक्टिविटी में हमने 4 चीज़ों के दरमियान में डिफरेंस देखा और उनकी एग्जांपल्स को डिस्कस